वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा किसी अभियुक्त को अपनी आवाज के नमूने या वॉइस सैंपल देने का आदेश किया जाता है तो क्या यह उस अभियुक्त की अपनी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो राइट है उसका वायलेशन है। इसी सवाल को केंद्र बिंदु रखते हुए हम राजस्थान हाईकोर्ट का नवंबर महीने में आया एक डिसीजन पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस पॉइंट पर जुडिशरी का ओपिनियन क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन केस लॉ का, जो कि नवंबर 14 को प्रोनाउंस किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। और केस का टाइटल है बद्री प्रसाद वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड कनेक्टेड मैटर। बद्री प्रसाद मीना वर्सेस सीबीआई एंड रिलेटेड मैटर्स का यह मामला था, जहां पर प्राइमरी क्वेश्चन जो क्रिमिनल पिटीशन फाइल की गई थी, क्रिमिनल पिटीशन, ये इसका कंक्लूजन है। कंक्लूजन पे हम एवेंचुअली आएंगे। स्टार्ट करते हैं। इनके फैक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। फैक्चुअल बैकग्राउंड देखिए, जो पिटिशनर है हमारे इस अपील के पिटिशन के अंदर, क्रिमिनल पिटिशन हाईकोर्ट में जो फाइल की गई है उसमें जो पिटिशनर है वो ओरिजिनल जो ट्रायल चल रहा है सीजेएम कोर्ट में उसमें अक्यूज्ड हैं और उनपे चार्जेस हैं, एलिगेशन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर करप्शन के चार्जेस है, सेक्शन 7A एंड सेक्शन 8 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो इसके चार्जेस लगाए गए, चार्जशीट फाइल की गई, इन्वेस्टिगेशन हुई। तो इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई ने बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए। उन एविडेंस में सीबीआई के हाथ लगी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। तो उस बातचीत की जो रिकॉर्डिंग सीबीआई ने एज एन एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट की, तो उसको मैच करने के लिए फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हमें उस वॉइस रिकॉर्डिंग को मैच करना है कि क्या ये अक्यूज्ड की ही वॉइस है। इसके लिए उनको ऑर्डर किया जाए कि वो अपना वॉइस सैंपल ग्रांट करे। और जो सीजेएम कोर्ट है, सीजेएम कोर्ट ने ऑर्डर किया अक्यूज्ड को कि आप अपने आवाज का नमूना जो है वो प्रोवाइड करें सीबीआई को, द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है उसको प्रोवाइड करे, सो दैट आपकी आवाज जो एविडेंस कलेक्ट किया गया उसे मैच की जाए और ये एस्टैब्लिश किया जाए कि वो अक्यूज्ड की ही आवाज है या नहीं। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट उसको चैलेंज करते हुए अक्यूज्ड ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की और ये प्रेयर की कि इस ऑर्डर को क्वॉश किया जाए। बिकॉज किन ग्राउंड पे? दो ग्राउंड पे। तो जो आर्ग्यूमेंट्स है पार्टीज का, तो दो ग्राउंड्स पर उन्होंने चैलेंज किया सीजेएम कोर्ट के उस ऑर्डर को। पहला जो ग्राउंड था वो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का, जो कि ये कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड को अपने अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 जो है वो अक्यूज्ड को प्रिवेंट करता है या किसी जो गवर्नमेंट है या जो लॉ एजेंसीज है उनको प्रिवेंट करता है कि आप अक्यूज्ड को कंपेल नहीं करेंगे खुद के अगेंस्ट कोई एविडेंस, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस देने के लिए। तो ये पहला ग्राउंड पिटिशनर का रखा गया कि इस आधार पर जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है उसका वायलेशन करता है ये ऑर्डर सीजेएम कोर्ट का। तो पहला ग्राउंड ये। एंड सेकंड ग्राउंड उन्होंने लिया राइट टू प्राइवेसी का, कि ये जो ऑर्डर है, जो ये कोर्ट ये कहता है कि आप अपने वॉइस के सैंपल दीजिए, ये ब्रीच है राइट टू प्राइवेसी पे। ये दो ग्राउंड्स पर पिटिशनर ने चैलेंज किया है उस ऑर्डर को हाईकोर्ट में। अब इसके जवाब में जो सीबीआई के काउंसिल हैं, जो रिस्पोंडेंट्स हैं, उनका क्या रिप्लाई था, उनका क्या रिस्पॉन्ड था? तो उनका रिस्पॉन्ड था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है और ये इस राइट को हमें जो लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डिलीवरी ऑफ जस्टिस है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें राइट टू प्राइवेसी है उसको एक्सरसाइज करना होगा। ये कंटेंशन था या ये काउंटर था सीबीआई के जो काउंसिल है उनकी तरफ से। तो ये हो गए आर्ग्यूमेंट्स। तो ये आर्ग्यूमेंट्स आपको क्लियर हैं। अब हम आते हैं कि कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था और इस पे दोनों पार्टीज ने कुछ प्रीवियसली जो डिसाइडेड केसेस है उनको साइट भी किया है, उनको रेफर भी किया है, उनकी सहायता लिए। लेकिन देखते हैं कि जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन इस पूरे केस में दिया है।
दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को लेकर। उससे पहले हम छोटा सा एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि इनमें लीगल प्रोविजंस कौन से इन्वॉल्व है। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर बहुत डिटेल में जाकर इस पर कोर्ट ने अपने व्यूज नहीं दिए, डिस्कशन नहीं किया है, छोटे छोटे रेफरेंसेस दिए हैं कि क्या कहते हैं। तो आर्टिकल 20 का जब हवाला देकर डिफेंस लेने की कोशिश की है पिटिशनर ने, तो आर्टिकल 20 जो है वो क्रिमिनल मैटर्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग मैटर्स में। तो इसका जो सब क्लॉज 3 है, उपखंड 3 है, ये कहता है कि जो कि हमने ऑलरेडी बात कर ली इस बारे में, कि किसी भी अक्यूज्ड को खुद के अगेंस्ट एज एन विटनेस होने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। तो इसी बात का उन्होंने सहारा लिया। बाकी सेक्शन 349 है बीएनएसएस का, जिसके अंडर जो सीजेएम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर किया है अक्यूज को कि अपने वॉइस सैंपल आप प्रोवाइड कराएं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। तो सेक्शन 349 भी ये सीधी सी बात कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, उनको लगता है कि किसी इन्वेस्टिगेटिव पर्पस के लिए अंडर बीएनएसएस अगर ये रिक्वायर्ड है कि अक्यूज से कोई हैंडराइटिंग का सैंपल, हालांकि इस एक्ट में या इस सेक्शन में सिर्फ सिग्नेचर और हैंडराइटिंग की बात की है, बट इसको हम इंक्लूसिव मान सकते हैं कि इसमें और अलग अलग तरह के एविडेंसेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायर्ड है अक्यूज के हैंडराइटिंग का या उसके सिग्नेचर का या और कोई सैंपल, जैसे वॉइस का सैंपल हो गया या डीएनए का सैंपल हो गया, तो ऐसे में उसको ऑर्डर किया जा सकता है कि आप जो है वो इस तरह का सैंपल प्रोवाइड करें, सो दैट उसको मैच करके आगे इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किया जा सके। वो हेल्पफुल होगा कि गिल्ट है या उसकी जो इनोसेंस है उसको प्रूव करने में। तो ये 2 सेक्शंस थे, इन्हीं पर कोर्ट ने आगे चल के अपने ऑब्जर्वेशन दिए। तो ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। तो पहला जो पॉइंट था आर्टिकल 20 के 3 का, तो उस पर कोर्ट ने ये कहा कि ये जो ऑर्डर किया गया है, ऐसा ऑर्डर जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पहली चीज जो है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? आर्टिकल 20 सिर्फ और सिर्फ ये कहता है कि अक्यूज को खुद के अगेंस्ट विटनेस होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ये नहीं कहता कि आप अक्यूज को विटनेस ही नहीं बना सकते। ये चीज में डिस्टिंक्शन कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि अक्यूज का विटनेस होना एक अलग बात है और खुद के अगेंस्ट विटनेस होना दूसरी बात है। तो इसका मतलब अक्यूज्ड को हम विटनेस होने के लिए, साक्षी होने के लिए कंपेल कर सकते हैं। ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है कि आप एज अ विटनेस कोई एविडेंस दे। हाँ, कोर्ट को यह ध्यान रखना होगा कि वो जो एविडेंस है वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग ना हो, वो ऐसा नेचर का एविडेंस नहीं है कि जो अक्यूज्ड का गिल्ट एस्टैब्लिश करे या अक्यूज्ड को गिल्टी हेल्ड कराने में रेलेवेंट हो या इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह का एविडेंस नहीं होना चाहिए जो कि जो गिल्ट है अक्यूज का वो उसी एविडेंस पे ही बेस्ड हो। इस चीज का कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज जो है अक्यूज को आप एविडेंस देने के लिए या एज अ विटनेस अपीयर होने के लिए बाध्य कर सकते हैं, सिर्फ खुद के अगेंस्ट एविडेंस नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, इसी जो एक्सप्लेनेशन है 20 क्लॉज 3 को, इसी के कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने क्या कहा कि जो कलेक्शन ऑफ वॉइस सैंपल है, जो वॉइस सैंपल देने का जो ऑर्डर किया गया वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो वॉइस सैंपल देगा उसके आधार पर उसका गिल्ट डिसाइड नहीं हो रहा है, उसके आधार पर कन्विक्शन या एक्विटल नहीं डिसाइड होगा। उसका मेन एविडेंस कौन सा है? मेन एविडेंस तो वो है जो कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किया था, वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वो बातचीत या जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है सीबीआई के पास ऑलरेडी, जिसमें उन्होंने ये ऐसी कोई बात की है किसी भी प्रकार के लेन देन की, जहां पे जो एलिगेशंस लगाए गए उसको सपोर्ट करते हुए अगर कोई एविडेंस है, तो वो एविडेंस है जो कि ऑलरेडी सीबीआई के पास है। और जो सैंपल देने की बात होगी, सैंपल जो है वो एविडेंस नहीं है, वो सैंपल सिर्फ इसलिए कलेक्ट किया जा रहा है सो दैट हमारे पास ऑलरेडी जो एविडेंस है उससे सिर्फ मैच कर सके कि क्या ये वॉइस जो है वो मैच कर रही है और वो अक्यूज्ड की ही वॉइस है या नहीं। तो इसलिए हम इस जो सैंपल दिया जाएगा, सैंपल में क्या होगा कि या तो उनको एक पैराग्राफ पढ़वा देंगे या जो बात की गई है टेलीफोन में
वही चीजें, वही लाइन दोबारा उनसे बुलवा देंगे कि आप ये बोल के देखें कि ये वॉइस का जो पिच या जो वॉइस की जो भी टेक्निकलिटीज है साइंटिफिकली वो मैच करके देखेंगे, उनका एक्सेंट और जो रहता है किसी आवाज में, तो उससे मैच करना है। बाकी एविडेंस हमारा कौन सा एविडेंस जो कि ऑलरेडी कलेक्टेड है। सो देयरफॉर कोर्ट का ये कहना है कि जो कलेक्शन ऑफ वॉइस सैंपल है वो पिटिशनर के इंक्रिमिनेशन में या उसकी जो दोष सिद्धि है उसमें उसके लिए इंपॉर्टेंट ये कलेक्शन ऑफ वॉइस सैंपल जो है वो नहीं होगा। पोटेंशियल इंक्रिमिनेशन जो है या जो दोषारोपण अगर होता है तो किस पे निर्भर करेगा, वो उस मैच पे निर्भर करेगा कि क्या ये मैच होती है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम डीएनए कलेक्ट करते हैं, डीएनए कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर किया जाता है कि कहीं किसी कोई वारदात हुई, वारदात पर इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसी है, पुलिस है, उनको कोई ब्लड सैंपल्स या किसी प्रकार के बाल या स्किन का कोई सैंपल मिल गया, तो एविडेंस तो वो है कि हमें वारदात घटना स्थल से ये बरामद हुआ है, पर्टिकुलर कोई ब्लड सैंपल है। अब हमें मैच करना है कि क्या ये अक्यूज्ड का है या नहीं। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट जो है वो ब्लड सैंपल देने के लिए ऑर्डर करता है। तो वहां पर अब जो ब्लड लिया जाएगा एज अ सैंपल, वो एविडेंस नहीं, उसके आधार पर गिल्ट तय नहीं होगा। गिल्ट किस पे तय होगा कि क्या ये घटना स्थल पर मौजूद जो साक्ष्य मिले हैं उससे मैच करता है कि नहीं। तो सिमिलर रीजनिंग कोर्ट ने यहां पे भी दी है कि ये उसी तरह का मैटर है ये, या उसी तरह की रीजनिंग यहां पर एप्लीकेबल होती है। और आगे ये बात कही भी है कोर्ट ने कि हम इसको इक्वेट कर सकते हैं जब ब्लड सैंपल या डीएनए सैंपल या हैंडराइटिंग मैच की करवाई जाती है। जैसे एग्जांपल कि अगर कोई व्यक्ति ये पाता है कि एक अक्यूज्ड है, उसने कोई लेटर लिखा था और लेटर में वो ये बात इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसने बेची है या पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसने एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी प्राप्त की है और इसको अब ठिकाने लगाना है, इसकी कीमत इतनी होगी, ये एक लेटर में लिखा हुआ है। अब उस लेटर की हैंडराइटिंग को मैच करवाने के लिए उसको ऑर्डर कर सकते हैं कि आप एक पैराग्राफ लिखिए और फिर मैच करेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कि क्या ये हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति की है या नहीं। तो ऐसे केस में भी ऑर्डर करवाया ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है उसको अपने सैंपल देने के लिए। और बिकॉज यहां पर भी जो एविडेंस होगा वो क्या होगा, वो ओरिजिनल लेटर होगा जिसमें इस तरह की कोई बात की है जो कि इंडिकेट करता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को। तो इन सभी जो इलस्ट्रेशंस है उनको इक्वेट किया है या उनको सिमिलर मानते हुए कोर्ट ने ये रीजनिंग बेस की है। फिर कोर्ट ने वही कि डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट पर डिफरेंस है, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि देखिए सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट क्या होगा, जहां पर अक्यूज्ड खुद बोलता है कि मैंने, या ऐसा कोई बात कहता है या ऐसा कोई एविडेंस देता है जो इंडिकेट करे कि मैंने ये अपराध किया है, तो वैसा तो नहीं है। अब उसको अक्यूज से हम वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है वो नहीं मांग रहे। वो कब होगा कि जब अक्यूज को कहें कि आपके फोन में एक रिकॉर्डिंग है जहां पर आपने ऐसी बातचीत की है कि आप किसी से पैसे की लेन देन की कोई बात कर रहे हैं, तो वो प्रोवाइड कराएं। तो वो हो जाता कि सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट के इक्वेट आप कर सकते थे कि आप खुद के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यहां कहा कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को, जहां पर हम किसी एविडेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटरी अगर एविडेंस है या स्टेटमेंट है, उन दोनों में डिफरेंशिएट करना होगा। एंड कोर्ट ऑब्जर्व दैट प्रोवाइडिंग अ वॉइस सैंपल जो है वो न्यूट्रल नेचर का है, वो कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग नेचर का नहीं है। और क्यों नहीं है, हम ऑलरेडी उस पर डिस्कशन कर चुके हैं। देयरफॉर पहला जो पॉइंट था या पहला जो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट था कि ये वायलेटिव है आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 का, ये कोर्ट ने बिल्कुल पूरी तरह से उसको खारिज कर दिया। सेकंड बात आती है कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में, कि राइट टू प्राइवेसी का उन्होंने रीजनिंग दिया था कि राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। तो उसका भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। जिस तरह से राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19, बहुत सारी फ्रीडम्स प्रोवाइडेड है, उसमें भी उस आर्टिकल के अंदर ही दिया गया है कि ये रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उस पे लगा सकते हैं। इसका मतलब कि वो राइट्स भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है। वैसे ही कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू प्राइवेसी है ये अवेलेबल है सब लोगों को, लेकिन इसको हम ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में ये एग्जिस्ट करेगी, उस पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, या जहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है उसको ब्रीच किया जा सकता है। और यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है, यहां पर रिक्वायरमेंट है कि जो ट्रायल का प्रोसेस है या जो जस्टिस डिलीवरी का
प्रोसेस है ये फेयर बना रहे, ट्रांसपेरेंट बना रहे, उसके लिए रिक्वायरमेंट है कुछ पर्टिकुलर एविडेंसेस की, जो कि एविडेंसेस ऑलरेडी हमारे पास है, बस उसको मैच किया जाना है। तो ऐसे केस में हम आपको ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं, जुडिशियल एक ऑर्डर आपको हो सकता है, और इसको राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच नहीं मानेंगे। वो एक रेस्ट्रिक्शंस जो है, या जो एक कंडीशन स्टार मार्क लगा के कंडीशन लगा दी कि राइट टू प्राइवेसी आपको इन कंडीशन में अवेलेबल होगी, तो उस कंडीशन के अंदर ये ऑर्डर ऐसा आता है। और इस पर कोर्ट ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज भी डिस्कस किए, जहां पर ये ऑलरेडी इस बारे में चर्चा की जा चुकी थी, और सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन को रेफर करते हुए या इन केस को साइट करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो वॉइस सैंपल है या कोई भी ऐसा एविडेंस होता है, वो किसी ऐसे ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए या उसके ट्रायल के लिए कंपैरिजन उसका रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसे केस में जो सैंपल्स कलेक्ट करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ताकि उस जो एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है या प्रेजेंट किया गया कोर्ट में उसके साथ उसको मैच कर सके या कंपैरिजन कर सके। तो देयरफॉर रितेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का कोर्ट है, जहां डिसीजन है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली ये बोला कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट राइट एंड इट मस्ट यील्ड टू कंपेलिंग पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस में रितेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ये कह चुके थे कि राइट टू प्राइवेसी है उसको हमें पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही अप्लाई करना है, कि अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ठीक है, अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है या पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात है कि उस किसी व्यक्ति के जो प्राइवेसी है उसमें आप थोड़ा सा ब्रीच करके रिक्वायर्ड एक्शन ले सकते हैं, तो फिर हमें उस राइट टू प्राइवेसी है उसको ब्रीच किया जा सकता है। एंड पर्टिकुलरली व्हेन इट इज क्रूशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, वही कि अगर जस्टिस डिलीवर करने के लिए या फेयर जस्टिस डिलीवरी के लिए जो है अगर किसी के प्राइवेसी को ब्रीच करना पड़े, तो वो फिर उसको ब्रीच नहीं मानेंगे, वो फिर एस्टेरिस्क जो कंडीशंस अप्लाइड है उसमें आ जाता है कि इन कंडीशंस में आप जो है उसमें ब्रीच कर सकते हैं, और ये कोई अनलॉफुल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं होगी। सिमिलरली प्रवीण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में भी, जहां पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि कलेक्शन ऑफ वॉइस सैंपल्स जो है वो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच नहीं करता है, कि अगर किसी अक्यूज को आपने वॉइस के सैंपल देने का ऑर्डर कर दिया या इसी प्रकार के कोई और सैंपल्स कि आप अपने हेयर का सैंपल, ब्लड का सैंपल, हैंडराइटिंग का सैंपल दे, तो वो आपकी राइट टू प्राइवेसी को ब्रीच नहीं करता है। तो इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को ऊपर जो हमने डिस्कस किया, आर्ग्यूमेंट्स और जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, इन ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट ने ये डिसाइड किया, इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि ये बिल्कुल वैलिड ऑर्डर है सीजेएम कोर्ट का, और अक्यूज जो है या जो पिटिशनर है इस मामले में उनको ये सैंपल प्रोवाइड करना ही होगा, सो दैट आगे का ट्रायल जो है वो फेयर तरीके से किया जा सके, कंटिन्यू किया जा सके, और उसको फेयर तरीके से ही उसका निस्तारण किया जा सके। और जो सेक्शन 349 जो 349 सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें जो ये पावर दी गई है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को किसी भी तरह के सैंपल्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर देने की, वो बिल्कुल वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, और उसमें ऐसा अगर ऑर्डर किया भी जाता है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का, प्रिंसिपल्स का वायलेशन नहीं है, और ना ही किसी फंडामेंटल राइट का ब्रीच है। तो ये था पूरा डिस्कशन, और ये जो क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में डिसाइड किया, देखा था कि क्या अक्यूज को ऐसा ऑर्डर किया जा सकता है कोई भी सैंपल या वॉइस सैंपल देने का, तो उस पर राजस्थान हाईकोर्ट का क्या ओपिनियन था। एंड इसी तरह के, और तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इस तरह के और केस लॉज या टॉपिक्स पर वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल से। इस वीडियो को हम एंड करेंगे और जल्दी ही मिलेंगे किसी और केस लॉ को डिस्कस करते हुए या किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हुए। और लेकिन जाने से पहले एक फन एक्टिविटी आपके लिए, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, जो आज हमने जिस टॉपिक पे चर्चा की उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आपको अपने कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग जजमेंट ऑन राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, कि अनुच्छेद 20 के उपखंड 3 के अंतर्गत जो आत्म दोषारोपण के विरुद्ध
अधिकार है, उन पर इनमें से कौन सा एक प्रमुख निर्णय है? एविडेंस लॉ का ये क्वेश्चन है। नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी। दूसरा ऑप्शन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काथी कालू ओगड़। तीसरा है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। चौथा है उपरोक्त सभी। तो फटाफट इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और मुझे आशा है कि ये आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा और इस तरह के वीडियोस के लिए आप बिल्कुल एक्साइटेड होंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।